हाँ जी, तो मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ फिर से वीकली बाज़ार टॉक का एक नया एडिशन लेके। आज हम बात करेंगे क्रेडिट रिस्क रेटिंग्स पे। सर, इंडिया की क्रेडिट रिस्क रेटिंग क्यों अप्रूव करी गई? अभी क्यों अपग्रेड करी गई? क्रेडिट रिस्क रेटिंग क्या होती है? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वैल्यूएशन और इक्विटी रिसर्च से? मेरे को कभी क्रेडिट रिस्क रेटिंग समझ ही नहीं आई आज तक। मैं क्या करूँ? ये सेशन देख लो। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट व्हाट इज क्रेडिट रिस्क रेटिंग, हाउ इट वर्क्स, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट एंड हाउ टू इंटरप्रेट इफ इट गोज अप और डाउन। राइट डील? आप हम आगे बढ़ें इसके पहले आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करो। मैं पार्थ वर्मा, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट ये वीडियो शुरू करते हैं। चलिए जी, देखो जी, पढ़ लो, ये भी पढ़ लो पहले 1 मिनट। ये तो बोलोगे टाइम नहीं दिया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट मार्केट इज प्लीज इन्वेस्टमेंट लाइक दैट। पढ़ लो आराम से, ठीक है, रोक के पढ़ लियो। तो थोड़ा स्टेज सेट करते हैं। हुआ क्या, 2025 जो है, जब से डोनाल्ड ट्रम्प जी आए हैं तब से दुनिया कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। सर, क्या बदला बदला नजर आ रहा है दुनिया में? पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी हर तरफ छा गई है ना? जहां देखो वहां डर ही डर का माहौल है। एक बंदा आया, सबको डरा गया। राइट? अब इसके कारण हुआ क्या, जो ट्रंप के आने के कारण जो मार्केट में रैली करी थी ना, मार्केट ने, यूएस मार्केट्स ने, वो टैरिफ के बाद पूरी की पूरी तरीके से वाइप आउट हो गई। मार्केट के अंदर एक फियर इंक्रीज हो गया, बहुत जबरदस्त तरीके से स्पाइक आया फियर में। इट्स अ स्पाइक इन विक्स। विक्स मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स। अनसर्टेनिटी इंडिया और यूएस के ट्रेड के साथ भी आई, है ना? इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील थी वो कोलैप्स होने के कगार पे थी। हम लोगों ने इसका बहुत बढ़िया कवरेज करा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। यूएस और ज्यादा एग्रेसिव हुआ। पहले यूएस ने 50% टैरिफ बोला कि भाई इंडिया में अगर माल बनता है तो 50% टैरिफ, है ना? और उसके कारण 66% ऑफ इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएस को, उस पर हिट लग जाएगा। चाइना, वियतनाम फिर से फ्रंट एंड पे आ जाएंगे। ठीक है? मोदी जी आए, बोले कुछ भी हो जाए हम प्रेशर के सामने नहीं झुकेंगे। 50% टैरिफ तो क्या, तुम 100% टैरिफ भी लगाओगे तो हम बोलेंगे भारत माता की जय। बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं है। फाइनली फिर क्या हुआ, बोले ठीक है, अब बोलो भारत माता की जय। वॉशिंगटन ने नोटिफिकेशन निकाल दिया। वॉशिंगटन मतलब प्रेसिडेंट हाउस ने नोटिफिकेशन निकाल दिया। ये इस वीक से एप्लीकेबल हो चुका है। अब आपको कुछ भी सामान अगर इंडिया से यूएस भेजना है तो मिनिमम उस पर 50% टैरिफ है। आप ये समझो, इन सब के दौरान इंडिया की इकोनॉमी ने बहुत शानदार तरीके से अपना एक डिस्प्ले करा है। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ का डिस्प्ले करा है। क्या होता है ना, कोई भी खराब समय जो रहता है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है अपने स्ट्रेंथ को बताने की लोगों को। 18 साल के कोई चेंज के बाद 2008 में हम लास्ट टाइम चेंज हुए थे। 2007-8 में इंडिया की रेटिंग चेंज हुई थी। एसएनपी ने इंडिया की रेटिंग ट्रिपल बी करी है, बढ़ा के अपग्रेड टू ट्रिपल बी करी है, आउटलुक स्टेबल दिया है ना? सर, ये बहुत बड़ा इवेंट बना। वहीं पर क्या हुआ, इंडिया की रेटिंग तो अपग्रेड हुई, यूएस की रेटिंग डाउनग्रेड हो गई। जो ट्रिपल ए होता था, ठीक है, वो ट्रिपल ए माइनस या डबल ए टू हो गया, डाउनग्रेड करी रेटिंग। ठीक है, डबल ए वन हो गया, सॉरी, डबल ए वन फ्रॉम ट्रिपल ए। तो ये उल्टा काम हो गया। जो पावरफुल इकोनॉमी थी उसको डाउनग्रेड कर दिया, जो रिलेटिवली थोड़ी छोटी इकोनॉमी है इंडिया, उसको अपग्रेड कर दिया। तो सर, डेफिनेटली इसमें है ना कुछ अलग चीज हो रही है। ये रिस्क को लेके तो एंगल है ही पूरा का पूरा। 100% अगर आप एफआरएम करते हो अपनी लाइफ में तो क्या आपको क्रेडिट रिस्क रेटिंग्स के अंदर, क्रेडिट रिस्क रेटिंग कंपनीज के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, भर भर के मिलती हैं भाई, है ना? लेकिन मेरे को तो ये, मैं रिस्क प्रोफेशनल तो हूं नहीं ना, आप हो। हमें तो ये समझना है कि हमारे किस काम की है। मेरा वैल्यूएशन, मेरा इक्विटी रिसर्च क्या इंपैक्ट करेगा इससे। ठीक है, तो आज अपन समझेंगे कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, सोवरेन रेटिंग का क्या इंपैक्ट आता है वैल्यूएशन पे। ठीक है, और ये स्टोरी क्या है, इतना लंबा समय क्यों लगा हमारी क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड होने के लिए। ठीक है, और अगर फ्यूचर में इसको अपग्रेड होना है तो इंडिया को क्या क्या करना पड़ेगा। और सर, ये होता क्या है साला, रेटिंग अपग्रेड लगा रखा है। सब समझ में आएगा, खाली शांति बना के रखो। ठीक है, संडे का दिन है, आराम से सोचो, आराम से समझो। ठीक है, अंडरस्टैंड। सबसे पहले समझो कि क्रेडिट रेटिंग है क्या। सर, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग? तो भाई, एक एजेंसी है, वो बोलती है मैं इंडिपेंडेंट हूं, है ना, कोई मेरे को इंपैक्ट नहीं कर सकता। आप मेरे पास अपना कच्चा चिट्ठा लेके आ जाओ,
मैं बता दूंगा आपको कि दुनिया को बता दूंगा कि आप लोन रीपे करने की क्षमता रखते हो। ये क्रेडिट रेटिंग है। मैं फिर से समझा रहा हूं। मैं एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हूं, मेरे को कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, कोई विधायक चाचा वाचा किसी का कॉल वॉल से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप अपना पूरा कच्चा चिट्ठा लेके मेरे पास आओ, मैं उसको स्टडी करूंगा, एनालाइज करूंगा, और मैं पूरी दुनिया को लिख के दे दूंगा कि वो आपको अगर लोन देते हैं तो आप उस लोन को रीपे करने के काबिल हो कि नहीं, कितना रिस्क है आपको लोन देने और लेने में। सर ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। बिल्कुल। गवर्नमेंट पैसा कब बोरो करती है? जब उसके खर्चे उसकी कमाई से ज्यादा हो जाते हैं। खर्चे जब कमाई से ज्यादा होंगे ना, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट को क्या कंटिन्यूअस बेसिस पे बोरोइंग करनी पड़ती है। कंटिन्यूअस, हर देश लगातार बोरोइंग मोड में रहता है हमेशा। कोई भी कंट्री ले लो आप। कोई कंट्री ये है जो बोलती है कि जो हम तो प्रॉफिटेबल हैं, हम बोरो नहीं करते, हम तो नेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंट्री नहीं ऑपरेट हो रही है, कंपनी चला रहे हैं वो लोग, है ना। गवर्नमेंट तो वेलफेयर स्टेट है, स्टेट वेलफेयर के लिए काम करती है हमेशा, तो खर्चे ज्यादा ही होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड रेटिंग में जो अपग्रेड आया ना, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा, जो इंडिया की रेटिंग अपग्रेड हुई है, कि अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो लेस रिस्की है। आप इसको अब लोन दोगे ना तो डूबने के चांसेस कम है। तो सर पहले कौन सा पैसा लेके भाग गए अपन? भागे नहीं है, रिलेटिवली बताता है वो कि बेहतर होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं पर चूज करती है कोई भी, तो वो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली लेस रिस्की बन जाता है ना, क्योंकि कम रेट पे अवेलेबल है उसके पास फंड्स। समझ रहे हो? तो ऑटोमेटिकली, अरे गवर्नमेंट अगर किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही तो अब उसको, क्योंकि उसकी रेटिंग अपग्रेड हो गई है, तो उसको पैसा तो कम की रेट पे मिल रहा है ना, कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, तो प्रोजेक्ट की रिस्क ही कम हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसके अलावा क्या बिजनेस का कॉन्फिडेंस आता है, एफआईआई एफडीआई का कॉन्फिडेंस आता है। एक एस्टिमेट है कि अगले 12 से 18 महीने, 1.5 की विंडो में इंडियन बॉन्ड मार्केट्स के अंदर 30 से $50 बिलियन या उससे भी ज्यादा का इन्फ्लो आएगा। रेटिंग अपग्रेड के कारण इतना मैसिव इन्फ्लो है। सोचो आप, एक स्टेज अप हुए हो बस आप। नॉच बोलते हैं उसको, इट्स नॉचिंग, राइट। अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे जाके देखते हो, 1 मिनट सर इंडिया की रेटिंग को भूल जाते हैं अपन, तो क्रेडिट रेटिंग पे रहते हैं। तो रेटिंग की जरूरत है ना, हर किसी को पड़ती है। सर मैं एक इंडिविजुअल हूं, क्या मुझे क्रेडिट रेटिंग की जरूरत पड़ेगी? हाँ, उसको क्रेडिट स्कोर बोल देते हैं। ठीक है। सर मैं एक कंपनी हूं, मुझे आईपीओ लेके आना है, मुझे बैंक में कोई लोन लेने जाना है, बड़ा बिजनेस है हमारा, 100 200 300 करोड़ का बिजनेस है, 1000 1500 करोड़ का बिजनेस है। ठीक है। तो बिजनेस एंटिटीज को भी रेटिंग की जरूरत पड़ती है, उनको क्रेडिट रेटिंग होती है। और जो सर गवर्नमेंट होती है वो भी तो एक दूसरे को, हाँ, उनको सोवरेन रेटिंग बोलता है। तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं ब्रो। जो इंडिविजुअल की क्रेडिट रेटिंग निकालते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिट ब्यूरोज। जैसे इंडिया में जो बड़े प्लेयर्स हैं, सिबिल है, ठीक है, ट्रांस यूनियन सिबिल बोलते हैं, एक्सपीरियन है, इक्विफैक्स है, क्रिफ हाईमार्क है, ये सारे प्लेयर्स हैं। कैलकुलेशन कैसे होता है सर इसका, कोई समझा पाएगा? बिल्कुल, देखो, बैंक है ना, बैंक और लेंडर, ये दोनों मिलके राजी होते हैं एक दूसरे के साथ कि हम है ना, हमारा डेटा, आप हमारे लोन का डेटा ये क्रेडिट ब्यूरो को दे देना। सर इसमें बैंक का फायदा क्या है? बैंक का फायदा ये है ना कि वो क्रेडिट ब्यूरो के पास अगर हर लेंडर का डेटा है तो वो उसका एक क्रेडिट स्कोर निकाल के देगी, तो बैंक की माथाफोड़ी खत्म हो गई। सर लेंडर का क्या फायदा है? लेंडर का फायदा है क्योंकि उसके पास लेंडर्स का और सारे लेंडर्स का डेटा है, तो वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के ये बता देगा ना कि आप लोन ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। आपके लिए रास्ते आसान हो गए। तो इट इज अ विन विन फॉर बोथ ऑफ अस। बैंक के लिए भी विन विन है और लेंडर्स के लिए भी विन विन है। तो जब दोनों के लिए विन विन है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या होता है, आपने जो लोन लिया है ना, या पहले जो आपने कभी भी किसी भी बैंक में लोन लिया है, वो सारा डेटा मंथली बेसिस पे सिविल को रिपोर्ट होता है। और सिविल क्या करती है, उससे एक रिपोर्ट या एक स्कोर जनरेट करती है, और उसके हिसाब से वो आपको एक स्कोर देती है। जैसे कि पेमेंट हिस्ट्री, आपने कितना फ्रीक्वेंट पेमेंट करा, इसका वेटेज 30% है। आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ लोन है, क्रेडिट का एक्सपोजर है, वेदर इट इज 100% सिक्योर्ड, 100% अनसिक्योर्ड, मिक्स ऑफ बोथ, ये 25% है।
आपने किस तरीके का क्रेडिट लिया है और वो कितने समय के लिए लिया है, ये 25% है और बाकी के जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो 20% है। आपकी इनकम क्या है, कंसिस्टेंसी ये वो, प्रीवियस डिफ़ॉल्ट कुछ करे हैं क्या? इस तरीके की चीज़ें, सेटलमेंट कोई करा है क्या? है ना? तो आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने पेमेंट लेट करें तो आपका क्रेडिट स्कोर डैमेज हो जाता है। आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाता है। मतलब बैंक ने आपको लोन दिया 10 लाख का, आपने उठाया सिर्फ 1 ही लाख रुपए। अब यहाँ पर आपने 90% अनयूटिलाइज्ड छोड़ दिया ना, ये क्रेडिट स्कोर को हार्म करेगा। आप पिछले कितने सालों से कितनी बार लोन लेके उस लोन को बंद कर चुके हो? अगर पिछले 20-25 साल में आप 2, 4, 5 लोन लेके उसको पूरी तरीके से क्लोज़ कर चुके हो, तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को एनहांस करेगा। आपकी क्रेडिट का मिक्स क्या है? अलग-अलग टाइप के लोन है, एक ही टाइप का लोन है। एक टाइप का लोन है तो रिस्क ज़्यादा है, अलग-अलग टाइप का लोन है तो क्रेडिट रिस्क कम हो जाती है, ठीक है? अगर आप बहुत ही 15-20 दिन में आपने 25-50 बैंक से इंक्वायरी कर ली कि मेरे को लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। सर ये इंक्वायरी अगर मैं करता हूँ बैंक से तो भी वो बैंक सिविल को बता देता है क्या? बता देता है। मतलब सिविल के पास 20 दिन बाद ये इन्फॉर्मेशन होगी कि तू साले 20 दिन में 15 बैंक के पास घूम के आ गया, तेरे को पैसा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मामला रिस्की है ना, वो क्रेडिट स्कोर कम कर देगा आपका। तो इसमें अच्छा क्रेडिट स्कोर जो है ना, वो 900 तक जाता है ब्रो और एक बुरा क्रेडिट स्कोर 300 रहता है। जहां पर आपको लोन मिल जाएगा वो है 550 के ऊपर का कुछ भी क्रेडिट स्कोर 60% आओ। सर अपन तो हमेशा से ही सेकंड डिवीजन रहे हैं ना, तो कोई बात ही नहीं है। अब बात आती है कंपनीज की, यहां पर मुद्दा थोड़ा गर्मा जाएगा। ये जो चीज है ना, ये सब तो पर्सनल फाइनेंस का ज्ञान है, ये मैं देता नहीं हूँ। आई एम नॉट इनटू पर्सनल, मतलब आई डोंट लाइक गिविंग लेक्चर्स ऑन पर्सनल फाइनेंस, वो ऑलरेडी बच्चे कर लेते हैं जितना अपन उनको समझाते हैं। अपने को ऐसे लोग ट्रेन करना है जो लोगों को पर्सनल फाइनेंस का ज्ञान दे सके ना, then why should I get into personal finance? वैसी चीज है, when I can make a king, right? Why should I become one? ना, it's like that. तो कंपनी के केस के अंदर क्रेडिट रेटिंग जो होती है ना, वो बताता है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कितना चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं कि ये जो इशूअर है, इशूअर मतलब जो बॉन्ड इशूअर है, जो डिबेंचर इशू कर रहा है ना, वो अपने इंटरेस्ट और पेमेंट ऑब्लिगेशन को टाइमली मीट नहीं कर पाएगा एज पर जो डिबेंचर की टर्म्स एंड कंडीशंस है। डिबेंचर क्या होता है? बैंक कंपनी को पैसा चाहिए, वो लोगों के पास जाती है, बोलती जी 1-1 लाख रुपए दे दो। लोग बोलते हैं रिस्क बताओ, तो रिस्क बताने के लिए वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है? कुछ 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 करती है और सब लोगों को ये प्रोबेबिलिटी बता दे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बंदा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अमाउंट वापस करेगा कि नहीं करेगा, है ना, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन डिवेंचर। थोड़ा सा जरा ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे सबसे बड़ा प्लेयर क्रिसिल है जो एस&पी की कंपनी है, नंबर 1। फिर सेकंड आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, इकरा। फिर आप देख रहे हो केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। फिर आप देख रहे हो ओनी ओनिक्रा, ठीक है, ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग। फिर आप देख रहे हो फिच, फिर ब्रिकवर्क, फिर एसएमरा। एसएमरा मतलब एसएमई आर ए, वो एसएमई कंपनीज के लिए रेटिंग एजेंसीज है ना, अलग अलग। सर ये काम कैसे करते हैं, कोई बता सकता है? परफेक्ट फ्रेमवर्क है ब्रो, परफेक्ट फ्रेमवर्क है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, वो किस तरीके के फ्रेमवर्क से ये पता करते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में लोन का रीपेमेंट आसानी से कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। वो है ना, 3 तरीके की रिस्क देखते हैं। सबसे पहली रिस्क वो देखते हैं बिजनेस रिस्क, फिर वो देखते हैं फाइनेंशियल रिस्क और तीसरी वो देखते हैं मैनेजमेंट रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है वो देखना, ठीक है। बिजनेस रिस्क है नंबर 1 कि आप जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो उस इंडस्ट्री का रिस्क क्या है। वो इंडस्ट्री नमक बनाने की कंपनी है, इंडस्ट्री है, शक्कर बनाने की इंडस्ट्री है, सिगरेट बनाने की इंडस्ट्री है, या गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग इंडस्ट्री है। हर इंडस्ट्री का रिस्क अलग अलग है, ठीक है। साइज एंड सस्टेनेबिलिटी रिस्क, आप जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, क्या वो लेवल पे आपको कोई रिस्क आ रहा है? आप इतने बड़े बन चुके हो कि अब यहां से ग्रो करना मुश्किल है, या आप उस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे हो कि इस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को बनाए रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इन्वेंट्री रिस्क मतलब सर, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री रिस्क? आपकी इन्वेंट्री जो है ना, वो मेजॉरिटी इन्वेंट्री बहुत पुरानी हो चुकी है, नियर टू एग्जॉशन है, नियर टू एक्सपायरेशन है। मामा अर्थ के साथ हुआ था, होनासा कंज्यूमर, है ना, लंबा इन्वेंट्री लॉस लिया था उन्होंने।
फिर है डेटर रिस्क। सर समझा नहीं, डेटर रिस्क मतलब जिन लोगों को आपने उधार माल बेचा है वो पैसा दे रहे कि नहीं दे रहे। सर ये सब चेक करता है क्या कंपनी में? बिल्कुल करता है। वो देखता है कि चलो जी आपकी मार्केट में 100 करोड़ की उधारी है ना, कोई बात नहीं, चलता है। बट इस 100 करोड़ में से कितनी उधारी ऐसी है जो पिछले 3 से 6 महीने में हुई है? तो आप बोलते हो जी 100 करोड़ में से तो 10 करोड़ की उधारी है जो पिछले 3 से 6 महीने में हुई है। ठीक है जी। 6 से 12 महीने में कितनी उधारी हुई है? तो बोले जी 20 करोड़ की उधारी 12 महीने में हुई है। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि 70 करोड़ से ज़्यादा की उधारी 1 साल पुरानी है। हाँ जी, 70 करोड़ से ज़्यादा की उधारी 1 साल पुरानी। तो बोले अच्छा इसमें से 3 साल से ज़्यादा पुरानी उधारी कितने कितने करोड़ की है? तो बोले जी 50 करोड़ की। तो यार सर पीट लिया। मतलब आप बोल रहे हो 100 करोड़ रुपए का माल आपको लोगों से वापस लेना है, आपने माल बेच दिया उधार में और उसमें 50 करोड़ रुपए 3 साल से रिकवर ही नहीं कर पाए आप। तो ये तो रिस्की मामला है ना? मेरी बात आप तो डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। सर सप्लायर रिस्क क्या होता है? अगर आप किसी एक ही सप्लायर से, किसी एक ही कंट्री से अपना पूरा रॉ मटेरियल मँगवा रहे हो, उस कंट्री में कुछ हो गया, वो कंपनी के साथ कुछ हो गया, वो कंपनी में आग लग गई, कुछ भी हो गया, है ना? उस कंपनी के साथ इंडिया के रिलेशंस खराब हो गए, आप तो नब जाओगे। और आप तो नपोगे ही नपोगे, आप नप जाओगे तो आप डिबेंचर होल्डर्स को पैसा कैसे वापस करोगे? तो हम आपको पेनल्टी डालेंगे जी, ठीक है? फिर फॉरेक्स रिस्क क्या होती है सर? क्या होता है ना कई बार जैसे एक्सपोर्ट के जो काम होते हैं, जैसे टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़, है ना? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ क्या करती है? इनवॉइसिंग करती है, बिल बना के देती है अमरीकी डॉलर में, जो उसके यूएस के क्लाइंट है। अब पैसा आने में टाइम तो लगता है ना। जैसे आज मान लो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने 10 लाख अमेरिकी डॉलर 1 मिलियन डॉलर्स का एक इनवॉइस रेस करा, ठीक है? आज 8 80 रुपीज़ से फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे तो 80 नहीं है बट 80 रुपीज़ पर डॉलर का रेट है। तो मतलब मेरे पास मोटा-माटा 8 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। ये रेट अगर अगले 1 महीने में गिर के किसी भी कारण से 75 रह जाता है, आज तो 87-88 का रेट है, एक एग्ज़ाम्पल ले लिया मैंने, कि 75 रह जाता है, तो क्या मेरे पास 50 लाख रुपए कम आएँगे? अब मेरे पास सिर्फ साढ़े 7 करोड़ ही आएगा। ये फॉरेक्स रिस्क है ब्रो। तो ये कोर बिज़नेस की रिस्क है। फिर सर उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क क्या है? फाइनेंशियल रिस्क में वो देखता है कि आपकी पुराने लोन्स आप पे कितने चल रहे हैं, है ना? आपकी हिस्ट्री क्या रही है? आप में फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है? सर व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी? यानी आपको अगर कभी कोई लोन नहीं मिला तो क्या आप सर्वाइव कर जाओगे? वो इंस्टेंसेस कितने? और आप जो बैलेंस शीट, पी&एल और कैश फ्लो स्टेटमेंट भेज रहे हो हमको जो दिए हैं, उसमें कहीं कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस के हिसाब से ही बनाए ना आपने, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं। फिर मैनेजमेंट की कंपिटेंसी को देखते हैं ये लोग। भाई जैसे एक बैंक है, तो बैंक में क्या बीए हिस्ट्री वाला बंदा बैंक का सीईओ बन सकता है? ना चाल बे। है ना? एक स्पेशलिटी केमिकल, बहुत ही हाई निश स्पेशलिटी केमिकल बिज़नेस है, ठीक है? वहाँ पर क्या कोई भी चलता-फिरता आदमी एक इंजीनियर को बिठा सकते हो क्या? मैकेनिकल इंजीनियर को, कंपनी स्पेशल कॉम्पिटेंसी चाहिए। इंटीग्रिटी सर मतलब इंटीग्रिटी इज़ समथिंग कि यू आर डूइंग अ राइट थिंग व्हेन नोबडी इज़ वाचिंग यू, दैट इज़ इंटीग्रिटी ना, कि आप सही काम कर रहे हो जब आपको कोई नहीं देख रहा है। जब सब देख रहे हैं तब तो हर कोई सही काम करता है। तो मैनेजमेंट कितना ईमानदार है। और तीसरा पॉइंट ये देखते हैं कि मैनेजमेंट कितना बड़ा सट्टेबाज है, रिस्क एपेटाइट क्या है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट वाकई में रिस्क ले सकता है, नहीं ले सकता है, जरूरत पड़ेगी तो रिस्क ले पाएगा। ये तीनों रिस्क से मिलकर एक क्रेडिट प्रोफाइल बनाया जाता है उस कंपनी का, है ना? फिर उसके पेरेंट और ग्रुप कंपनीज को देखा जाता है कि इसके ऊपर हाथ किसका है ना? और फिर उसके बाद एक फाइनल रेटिंग निकल के बाहर आती है। ये एक ब्रॉडर लेवल पे प्रोसेस होती है, ये बहुत बड़ी प्रोसेस अपन ने बताई है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होती है वो देखना। इश्यूअर है, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ज़ोमैटो को डिबेंचर्स रेज़ करना है मार्केट में, ठीक है? तो डो ज़ोमैटो इश्यूअर हो गया। इश्यूअर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा रेटिंग की। किससे रिक्वेस्ट करेगा? क्रिसिल से। तो क्रिसिल क्या बोलेगा? देखो जी आप रेटिंग तो आपको दे देंगे, लेकिन आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा और हमको हमारी फीस देनी पड़ेगी। ऐसी बिल्कुल देंगे, ठीक है।
रेटिंग टीम इज असाइंड इन नो सिचुएशन ओनली वन इंडिविजुअल टू बी असाइंड टू अ केस। तो एक रेटिंग टीम असाइन होगी क्रिसिल में इंटरनली, और एक बंदे को तो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती। कारण क्या है, बिक जाएगा ना, दो का बिकना डिफिकल्ट है। तो फिर क्या करता है टीम, है ना, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करता है और अपना एनालिसिस शुरू करता है, मैनेजमेंट से बातचीत करता है ना, और जो भी उनका एनालिसिस होता है वो क्रिसिल के अंदर ही एक रेटिंग कमेटी होती है, उसको प्रेजेंट करता है। रेटिंग कमेटी एक बार वो एनालिसिस अप्रूव करती है, रेटिंग अप्रूव करती है, उसके बाद ये रेटिंग इशूअर को कम्युनिकेट करी जाती है। अगर इशूअर रेटिंग एक्सेप्ट कर लेता है तो ये रेटिंग पब्लिक हो जाती है और क्रिसिल अपनी वेबसाइट पे रैशनल के साथ पब्लिश कर देता है, और फिर उस रेटिंग को कंटिन्यूअसली सर्विलेंस में रखता है जब तक वो डिवेंचर खड़े हुए हैं। लेकिन अगर कभी इशूअर बोलता है कि नहीं नहीं, तुमने तो हमको बहुत कम रेटिंग दे दी है ना, तो क्या इशूअर अपील कर रहा है रेटिंग के अगेंस्ट में कि इसको वापस करो, तो ये फिर से रेटिंग कमेटी के पास जाती है। और अगर इशूअर मना कर देता है ना, तो क्रिसिल क्या करता है, अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज कर देता है कि जी इसलिए हमारे पास आए थे, इन्होंने हमको रेटिंग निकालने के लिए बोला था, हमने इनसे इतने पैसे लिए हैं, हमारी रेटिंग हमारे हिसाब से ये आ रही है, ये लोग इसको मानने को तैयार नहीं है, अब आप देख लो जी क्या करना है। मेरी बात समझना, ये एक ओवरऑल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू रेटिंग जाती है। इस प्रोसेस का जो इन डेप्थ वर्जन है वो मैंने दिखाया कि इस प्रोसेस में क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सोवरन रेटिंग्स के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस समय का आप चार्ट देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर ऑपरेट कर रहा है अभी, है ना, एंड जो यूएस है वो यूएस, ये यूएस है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये कनाडा है, ठीक है, और ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो जो यूएस है वो यूएस अभी इस समय इस टेरिटरी के अंदर ऑपरेट कर रहा है। टॉप नॉच टेरिटरी तो नहीं है, बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कुछ कंट्रीज आपको दिखेंगी, जैसे एशिया में भी सिंगापुर वगैरह होगा ट्रिपल ए, तो दिया नहीं इन लोगों ने। कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जो टॉप रेटेड है। ठीक है, इधर ध्यान से समझना, रेयरली एनी साउथ अफ्रीकन कंट्री और एनी साउथ अमेरिकन कंट्रीज ट्रिपल ए रेटेड, देयर आर नन एक्चुअली। तो सोवरन मार्केट में क्या है, सोवरन मार्केट रेटिंग में तीन बड़े प्लेयर हैं ग्लोबली जिन्होंने 95% मार्केट कैप्चर करके रखा है। सर ये पूरी दुनिया एसएनपी के पास ही क्यों जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। एसएनपी ने अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करके रखी है, तो फिर वही बात हो गई ना कि पूरी दुनिया किसी बड़े लॉयर के पास क्यों जाती है जबकि पता है कि वो ज्यादा क्रेडिबिलिटी है भाई, है ना। पूरी दुनिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास, सीएफएस के पास क्यों जाती है? क्रेडिबिलिटी है भाई। वैसी चीज है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, 95% मार्केट है ना, ये तीन प्लेयर्स ने कैप्चर करा है, मूडीज, एसएनपी रेटिंग्स एंड फिच रेटिंग्स। फिच, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड फिच। अब क्या होता है ना, एसएनपी ग्लोबल ने इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड करा है। ठीक है, इनका अपग्रेडेशन आप देखिए कैसा है। ये है ना, पांच चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। एक ये बोलते हैं, अभी इसको समझाऊंगा मैं ब्रॉडर लेवल पे, डोंट वरी। एक ये बोलते हैं कि आपकी कंट्री में जो इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, मतलब आपकी जो गवर्नमेंट है वो कितनी इफेक्टिव है। मतलब अगर सरकार की बातें सब लोग सुन रहे हैं, है ना, सरकार जो कानून बना रही है उसका पालन हो रहा है, सरकार इज डूइंग अ गुड गवर्नेंस ओवर देयर, तो अच्छी बात है, लेस रिस्क है। लेकिन यहां पर तो जनता ही बगावत करने उतर गई है सड़क पे, तो इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। डेमोक्रेसी है, रिस्क कम है। एरिस्टोक्रेसी है, रिस्क, ऑटोक्रेसी है, रिस्क ज्यादा है। मोनार्की है, रिस्क और ज्यादा है, पता नहीं देगा कि नहीं देगा साला, हंस है। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है आपका, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, मतलब आपकी जो जीडीपी है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर जीडीपी है, ठीक है, या फिर आपकी जीडीपी सर्विस ओरिएंटेड जीडीपी है, आपकी जीडीपी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जीडीपी है, और इसमें फ्यूचर में क्या ग्रोथ है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जीडीपी है, कंजम्पशन ओरिएंटेड जीडीपी से, इंडिया की जीडीपी कंजम्पशन ओरिएंटेड है। हमारी जीडीपी का 60% हिस्सा हम हिंदुस्तानी आपस में ही खा पी के खर्च कर देते हैं, है ना। 60% ऑफ आवर जीडीपी कम्स फ्रॉम इंटरनल कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन। वी आर नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी कितनी है, मतलब हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की क्या पोजीशन है अपनी। देखा जाता है भाई, जैसे कंपनी में देखोगे वैसे ही देख रहे हो। फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी और फिस्कल परफॉर्मेंस क्या है,
सर ये फिस्कल परफॉर्मेंस क्या होता है? देखो फिस्कल का मतलब होता है गवर्नमेंट जो एक्शन लेती है ना? वो होता है फिस्कल। फिस्कल एक्शन मतलब गवर्नमेंट का एक्शन। सर फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट ने खर्चे ज़्यादा करे, उसके पास कमाई कम हुई, तो वो जो बीच का लॉस हुआ उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट क्या खर्चे-वर्चे कर रही है, गवर्नमेंट का ऑलरेडी डेट पोज़ीशन क्या है? एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ मॉनेटरी फ्लेक्सिबिलिटी। एक होता है फिस्कल जहाँ पर गवर्नमेंट डिसीजन लेके इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। और दूसरा होता है मॉनेटरी। मॉनेटरी में रिजर्व बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इकोनॉमी कंट्रोल करता है। फिस्कल के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग करके इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना। हर मेरी बहन को मैं 15-1500 रुपए दूंगा 3-3 महीने में। अब इससे इकोनॉमी में बूस्ट तो आएगा, बहन क्या करेगी? खर्चा करेगी पैसे को, एसआईपी तो लगाएगी नहीं कोई। बहन तो गाँव में रहती है, तो बहन तो खर्च कर देगी पैसा। बच्चे को साइकिल दिला दी, है ना? पति 500 रुपए ले गया कि ला दे फटाफट, मेरे ही साले ने दिए है ना? तो डेफिनिटली इकोनॉमी में बूस्ट तो आया, है ना? बट वो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग से आया, मनी सप्लाई कंट्रोल करके नहीं आया डायरेक्टली। मॉनेटरी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आरबीआई कितना इफेक्टिवली मनी सप्लाई कंट्रोल कर पाता है, आरबीआई रेट कट करता है कि नहीं करता है। लोग उसकी सुनते कि कहीं आरबीआई गवर्नमेंट का पपेट तो नहीं है। ये सारी चीजें देखी जाती है भाई, और सबको स्केल करा जाता है। 1 इज हाईएस्ट एंड 6 बीइंग वीकेस्ट, समझना। और फिर अलग-अलग रेटिंग एजेंसीज अपनी अलग-अलग रेटिंग्स देती हैं। जैसे ट्रिपल ए सबकी सेम है ना? फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो आगे पीछे होता जाता है। अच्छा, एक बात बताऊँ? क्या होता है ना, जैसे अभी तो मैंने आपको 5 बेसिक फैक्टर बता दिए। सर ये तो आपने बहुत हवा-हवा में बात कर ली, कोई हवा-हवा में बात नहीं करी है। आप अगर गूगल सर्च करोगे, है ना? एंड गूगल सर्च करके ये पता करोगे कि एस&पी सोवरेन रेटिंग मेथोडोलॉजी, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जिसके अंदर ये सब कुछ दिया हुआ है। ये बताता है कि जब भी हम किसी देश की इकोनॉमी असेस करते हैं, तो हम क्या-क्या फैक्टर्स लेते हैं। हम जीडीपी पर कैपिटा लेते हैं, हम रियल जीडीपी पर कैपिटा में चेंज कंसिडर करते हैं, हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं, हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन का क्लेम कंसिडर करते हैं, हम कम मॉनेटरी बेस क्या है, लोकल सर्कुलेशन कैसा है करेंसी का, वो कंसिडर करते हैं। ठीक है? उसके बाद जब हम एक्सटर्नल स्कोर देखते हैं, तो हम रिजर्व्स देखते हैं आपके अलग-अलग कि आपका करंट अकाउंट रिजर्व कितना, रिसीट कितनी है, आपका ऑफिशियल रिजर्व कितना है, आपका यूजेबल रिजर्व कितना है ना? अब डेफिनिटली देखो, मेरा काम है ना एक बेस क्रिएट करना है यहाँ पर, सही तरीके से। ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट में आया एकदम हाई एडिटिंग करके 25-50 हज़ार एडिटिंग पे लगा के एकदम सुंदर वीडियो बना के, डोंट वांट दैट। आपको अगर चुल है, आपको अगर इच्छा है एंड व्हिच इज़ वेरी गुड, तो आप ये जाके पढ़ो डॉक्यूमेंट। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आप एआई के दुनिया में रहो, परप्लेक्सिटी आपके सामने, यूज़ करो उसको, क्या दिक्कत है? ठीक है? यहाँ पर है ना, आप सोवरेन रेटिंग में देखोगे तो एक कैच है। 18 साल से तो अपनी रेटिंग चेंज हुई नहीं। 2007 से लेकर के हमारी रेटिंग में कोई चेंज नहीं आया 2025 तक, क्लोज टू 18 इयर्स। बट ये 2025 में भी जो रेटिंग आई है ना अपनी ट्रिपल बी रेटिंग, इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट आवर रेटिंग वाज क्लोज टू 35 इयर्स अगो, 1990 में, जस्ट बिफोर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में जब ढक्कन खुले, है ना, इकोनॉमी के सब लोगों के लिए, दुनिया के लिए, तो नई इकोनॉमी थी यार। अपन है ना नए-नए थे बिल्कुल। समझ रहे हो? दुनिया पहली बार ग्लोबल ट्रेड में फ्री पार्टिसिपेशन करा था इंडिया ने। तो डेफिनिटली कोई भी नई कंट्री अगर अपनी इकोनॉमी के साथ मतलब कोई भी कंट्री अगर अपनी इकोनॉमी के साथ कोई बड़ा इंटरनेशनल लेवल का स्ट्रक्चरल एक्सपेरिमेंट करती है, हिला देने वाला एक्सपेरिमेंट करती है, तो रिस्क तो बढ़ी जाती है ना उसकी। सिंपल सी बात है ना। कोई भी धंधा, मेरे की बात बताना भी, जैसे एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। सिम्फनी करके एक कंपनी है, से फॉर एग्जांपल कूलर बनाती है जी। सिम्फनी बोलता है हम तो कूलर की जगह रियल एस्टेट में घुसेंगे, सिम्फनी टावर्स बना। क्यों चुल ले रहा है भाई? आराम से कूलर बना, ठंडी हवा दे, पैसे कमा। समझ रहा है? कहाँ टावर वावर में गुंडे बदमाशी के धंधे में घुस रहा है? रिस्क बढ़ गई ना। अगर अनडाइवर्सिफाइड बिजनेस में घुसे हैं, तो अनरिलेटेड बिजनेस में घुसे हैं तो सॉरी, है ना? मैं समझ रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन से भी रिस्क बढ़ती है। इट इज ऑल डिपेंड ऑन सिचुएशन।
तो रेटिंग 18 साल में चेंज क्यों नहीं हुई? इकोनॉमिक सर्वे आता है भाई, आप है ना, ये मिल जाएगा, गूगल करोगे हाथ में आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे और बजट में सर फर्क क्या होता है? पहले दिन इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है, उसके अगले दिन बजट पेश होता है। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पिछले पूरे साल की बात करता है कि पिछले साल हमने क्या क्या करा, जो पिछला बजट बनाया था उससे एक्चुअल को कंपेयर करता है और कुछ इकोनॉमिक मुद्दों के ऊपर कमेंट्री देके चला जाता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज द आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाती है इसको, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज द आर्किटेक्ट। एंड जो बजट पेश होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। डेफिनेटली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज आल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, बट मैडम प्रेजेंट करती है, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर आके, ठीक है, और वो अगले साल के लिए होता है। 2021 का इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देखोगे तो उसमें एक चैप्टर है कि इंडिया की जो सोवरेन रेटिंग है वो इंडिया के फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करती। मतलब पिछले 31 सालों में इंडिया के फंडामेंटल्स इतने बेहतरीन हुए हैं, तो ये चीज रेटिंग के अंदर इफेक्ट क्यों नहीं करती। आप ये पूरा पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि हम लोग है ना, इन्फ्लेशन के मामले में, गवर्नमेंट डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी के मामले में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के मामले में, रूल ऑफ लॉ, कंट्रोल ऑफ करप्शन, ठीक है, इन सब चीजों में, सोवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री, रिजर्व एडिक्वेसी रेशियो, इन सब के मामले में वर्ल्ड लेवल पे बेटर है उन कंट्रीज से जिन कंट्रीज को हमारे जैसी रेटिंग मिली हुई है, इंडिया जैसी रेटिंग मिली हुई है ना। आप यहां पढ़ोगे ना तो यहां पर एक वन ऑफ द फैक्टर जो डिस्कस करा है कि क्यों इंडिया, दैट इज द साइज ऑफ द कंट्री। इंडिया का साइज बहुत बड़ा है। जैसे आप देखो कि इतने सालों में क्या चेंज हुआ भाई, और रिसेंटली अभी में क्या चेंज हुआ है, जो रेटिंग एकदम अपग्रेड हो गई। 2022 से 2024 तक जो एक्चुअल रियल जीडीपी ग्रोथ आया वो 8.8 का है, जबकि ये 6.8 प्रोजेक्शन था। ठीक है, तो ग्रोथ तेजी से, ठीक है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी मिली है, मतलब क्या है मॉनेटरी स्टेबिलिटी का? रिफॉर्म्स आए। हम 2016-17 में इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे उतर गए, दैट वी आर नाउ बी टारगेटिंग द इन्फ्लेशन, है ना। अपन टारगेट फॉर्मेट में आ गए, अपन ने एक बेंचमार्क कर दिया। तो हमारी जुलाई की जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो सबसे कम है जून जून 2017 के बाद आज तक। फिर थोड़ा सा फिस्कल रिपेयर हुआ, मतलब फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम हुआ सरकार का, यानी सरकार जो खर्चा ज्यादा करती है और कमाई कम है, तो वो आज 7.3% है। मतलब जितना कमाई हो रही है उससे 7.3% ज्यादा खर्चा कर रही है गवर्नमेंट। ये खर्चा भी कम होगा फ्यूचर में। अच्छी बात है, डॉलर की, मतलब रुपए की वैल्यू बढ़ेगी अगर ऐसा होता है तो। लोगों की क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग भी ज्यादा बेहतर हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ रहे हो, पिछले 10 साल में क्या बेतहाशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, बिल्कुल हुआ है। अगले 10 साल में क्या और ज्यादा होगा, उसके 10 साल में क्या और ज्यादा होगा। 60 70 80 साल की कंपाउंडिंग है ब्रो, रातों रात कभी कुछ नहीं होता। आज किसी को खाली ग्राउंड दे दूं मैं 25-50 लाख एकड़ और बोलूं यहाँ देश बना दे, 10 साल में नहीं बन सकता ना, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सर इन सब का ये जो क्रेडिट रेटिंग है, कंट्री की रेटिंग है, ये वैल्यूएशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? दो चीजें। एक, मैं रेटिंग को कंसिडर करता हूं जब मैं रिस्क फ्री रेट कैलकुलेट करता हूं। एंड नंबर टू, हम है ना, जब डीसीएफ में इंपैक्ट देते हैं तब भी रेटिंग का इंपैक्ट आता है, अपन इसको समझते हैं। तो क्या होता है ना सर, जैसे रिस्क फ्री रेट है, तो रिस्क फ्री रेट क्या होता है, अपन क्या बोलते हैं जनरली, अगर आप पढ़ोगे कभी समझोगे तो आपको पता चलेगा कि रिस्क फ्री रेट यूजुअली होता है, मास्टर पढ़ा देता है अपना, कि 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो है वो रिस्क फ्री रेट है। तो अपन ने जाके देखा कि 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड क्या चल रहा है 26 अगस्त को, है ना, तो अपने को पता चला कि 6.6% चल रहा है। एक बात बताऊं, रिस्क फ्री का क्या मतलब है? रिस्क फ्री का मतलब है फ्री फ्रॉम डिफॉल्ट रिस्क, कि ये पैसा नहीं डूबेगा, रिस्क फ्री पैसा है। क्या सरकार को दिया हुआ पैसा रिस्क फ्री पैसा होता है? गलत, अगर आप हाँ बोल रहे हो तो। क्या गवर्नमेंट्स डिफॉल्ट कर चुकी है? कई सारी गवर्नमेंट डिफॉल्ट करती हैं। लास्ट सोवरेन डिफॉल्ट श्रीलंका ने मारा है, उसके पहले ग्रीस ने फिर से करा था, वेनेजुएला ने करा है, जिम्बाब्वे ने करा है। ठीक है, क्या सर यूएस ने भी डिफॉल्ट करा है मल्टीपल टाइम्स? क्या इंडिया ने भी डिफॉल्ट करा है, आजादी के बाद भी करा है, शायद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में करा है कभी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो 6.6% का रिटर्न आ रहा है ना, ये रिस्की रिटर्न है, ये रिस्क फ्री नहीं है। सर ये क्या होता है रिस्की रिटर्न? क्योंकि गवर्नमेंट में एक छोटा सा फैक्टर है कि वो डिफॉल्ट मार सकती है,
इसीलिए उस फैक्टर के लिए वो ज्यादा रिटर्न दे रही है। तो सर मेरे को अगर रिस्क फ्री निकालना है तो मैं क्या करूंगा? देखो आपके पास अगर कोई रिस्की रेट है ना, और वहां से आप रिस्क फ्री पे जाना चाहते हो, तो आप ये रिस्की रेट में से रिस्क माइनस कर दो, तो क्या आप रिस्क फ्री रेट पे चले जाओगे? बिल्कुल ठीक है। तो सर मेरे पास है ना 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड रेट है, वो रिस्की है, दिस इज रिस्की, और मुझे जाना है इंडिया की रिस्क फ्री रेट पे। तो मैं इस 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड में से कुछ माइनस कर दूं? हाँ कर दे। क्या माइनस करूं? डिफॉल्ट स्प्रेड माइनस कर दे। ये वैल्यूएशन का एक छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो रिकॉर्डिंग घुमा के देख लेना एक बार। सर ये डिफॉल्ट स्प्रेड क्या होता है? ये बताता है डिफॉल्ट स्प्रेड क्या होता है, क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, फिर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी समझ लेते हैं। डिफॉल्ट स्प्रेड होता है कि इंडिया में इन्वेस्ट अगर आपने करा है तो इंडियन गवर्नमेंट डिफॉल्ट मार जाए, इसके लिए, इस रिस्क को उठाने के लिए आपको कितना रिटर्न चाहिए। ओके, मतलब ये है, एक एग्जांपल ले लो आप, कि इस समय 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड 7.5% चल रहा है, मुझे चाहिए इंडिया का रिस्क फ्री रेट। तो मैं इसमें से क्या करता हूं पता है? मैं इसमें से इंडिया की डिफॉल्ट स्प्रेड को माइनस कर देता हूं। समझना इधर। अब जब इंडिया की डिफॉल्ट स्प्रेड माइनस कर दी, मतलब सर से फॉर एग्जांपल इंडिया की डिफॉल्ट स्प्रेड 1.5% है, तो अब जो 6% निकल के आया है ना, दैट इज द रियल रिस्क फ्री रेट। सर ये 1.5% क्या बोलता है? ये बोलता है, देख, अगर गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड है ना तेरे को आईएनआर का लोन डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, तेरे से, तेरे पास आईएनआर इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड के साथ या फिर इंडियन गवर्नमेंट के साथ, है ना, एंड दोनों ही आपको 6% दे रहे हैं, आप कहां पर इन्वेस्ट करोगे? 2 मिनट के लिए वंदे मातरम साइड में कर दो, आप तो लॉजिकली सोच के बताओ, पैसा स्विट्जरलैंड में रखना ज्यादा सेफ है या पैसा इंडिया में रखना ज्यादा सेफ है? पैसा स्विट्जरलैंड में रखना ज्यादा सेफ है। तो फिर इंडिया में कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा? आपको समझ में आ रहा है? अगर दोनों ही 6% दे देंगे तो इंडिया को क्या थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में रिस्क ज्यादा है। एटलीस्ट अगर आप क्या सोचते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बात यहां पर परसीव्ड रिस्क की है, कि लोग क्या परसीव करते हैं रिस्क को। ठीक है, आगे देखिए। तो डिफॉल्ट स्प्रेड कैसे निकलता है? क्रेडिट रेटिंग यूज करके निकलता है मेरे भाई, ना। अगर किसी देश की क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाती है, अपग्रेड हो जाती है, तो उसका डिफॉल्ट स्प्रेड कम हो जाता है, और किसी देश की अगर क्रेडिट रेटिंग गिर जाती है तो उसका डिफॉल्ट स्प्रेड बढ़ जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। 2022 में 6.45% चल रहा था 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, और 2022 में जो लोकल करेंसी की रेटिंग है, जो सोवरन रेटिंग थी, वो Baa3 थी। और इसी दौरान जो दूसरे देश हैं Baa3, उनका डिफॉल्ट स्प्रेड 1.87 चल रहा है। सर ये 1.87 कैसे निकाला? ये है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। पता है आपको? आपने मनी हाइस्ट करके मूवी देखी है? मैंने है ना मनी हाइस्ट की केस स्टडी लेके क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप समझाया है। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करना, मैं कोशिश करूंगा मैं नीचे लिंक डाल दूं, आप देखना इस सेशन के बाद। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड रेट इस समय 6.45 चल रहा है ना, एंड Baa3 रेटिंग वाली कंट्री का डिफॉल्ट स्प्रेड, Baa3 डिफॉल्ट स्प्रेड इस समय 1.87 चल रहा है, तो रिस्क फ्री रेट क्या है? द राइट आंसर इज सी। सर बिकॉज 10 ईयर बॉन्ड इज रिस्की, इसमें से मैंने रिस्क माइनस करी, रिस्क 1.87 है। सर ये 1.87 कैसे डिसाइड होता है? ये जो मेरे देश की रेटिंग है ना, जैसे Baa3 की मेरे देश की रेटिंग है, मैं देखता हूं और कितने देश है जिनकी Baa3 की रेटिंग है, और उन सबके सीडीएस मार्केट में किस परसेंटेज पे ट्रेड हो रहे हैं। सर ये सीडीएस क्या होता है? ये मैंने बहुत डिटेल में समझा है, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, देख लेना एक बार। सीडीएस इज लाइक अ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर क्या है? 4.58। बजाओ ताली, है ना। अब इसका इम्पैक्ट क्या है वैल्यूएशन पे? रिस्क फ्री रेट तो कम हो गया, चलो देखो भाई, अगर आप देख रहे हो ना यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा, ये मेरा वैल्यूएशन है,
ठीक है? ये मेरा कैश फ्लो है और ये जो CF1 से CF2 हो रहा है ना, ये मेरी कैश फ्लो में ग्रोथ है और ये जो R है, ये रिस्क है। तो वैल्यूएशन के 3 पैरामीटर, कैश फ्लो, ग्रोथ और रिस्क। ठीक है, ये 3 पैरामीटर्स है वैल्यूएशन के, कैश फ्लो, ग्रोथ और रिस्क। अगर आपका रिस्क फ्री रेट कम होता है, आपकी रेटिंग बढ़ जाती है, अपग्रेड होती है, तो क्या इन जनरल आपका रिस्क कम हो जाएगा क्या कंट्री का? आपके रिस्क फ्री रेट का भी रिस्क कम हो जाएगा, है ना? अब स्विट्जरलैंड और आप अगर खड़े हो और लोग स्विट्जरलैंड के पास जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना है जितना पहले आप देते थे, आप कम इंटरेस्ट में भी काम हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे, एग्जाम्पल देखना, डिस्काउंट रेट जो होता है ना, डिस्काउंट रेट, ये जो आर आया है नीचे, देखो ना, मैं ऐसे समझा देता हूं आपको, वैल्यूएशन इज इक्वल्स टू कैश फ्लो प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय रिस्क, ऐसा समझ लो। तो रिस्क अगर कम हो गई है, डिनोमिनेटर अगर कम हो गया है, तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना। रिस्क अगर कम हो गई है तो डिनोमिनेटर कम हो गया है तो वैल्यू बढ़ जाएगी। कंपनी अगर अच्छा कैश फ्लो अचीव कर रही है, न्यूमरेटर बढ़ गया है तो वैल्यू बढ़ जाएगी। कंपनी में ग्रोथ ज्यादा है ना, न्यूमरेटर बढ़ गया है डिनोमिनेटर के मुकाबले और ज्यादा तेजी से बढ़ा है तो वैल्यू बढ़ जाएगी। सर जितने से न्यूमरेटर बढ़ा है उतने से डिनोमिनेटर बढ़ा तो क्या इंपैक्ट आएगा? अपन कोई न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर थोड़ा ना सीख रहे हैं, वो तो तीसरी चौथी में सीख के आए हो, कुछ भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अब क्या है, लोअर रिस्क फ्री रेट के कारण क्या डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है डीसीएफ का और वैल्यूएशन टन जाता है, ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। बट आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो रेटिंग है ना, ये जो क्रेडिट रेटिंग आई है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब परमानेंट ही हो गया, पत्थर की लकीर है। अभी हिंदुस्तान को क्या बहुत कुछ प्रूव करना बाकी है। आपको ये समझना पड़ेगा, क्रेडिट रेटिंग जो होती है ना, वो हिस्टोरिकल व्यू लेती है कि पीछे देश क्या करके आ रहा है, आगे क्या हो रहा है, इसके हिसाब से फिर चेंज हो जाएगा। आप देखो ना, इंडिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं इस समय, क्या बड़े चेंजेस हैं। बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी कोर्ट के कारण एक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आए इंडिया में, है ना, कि अब आपको अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है, आपका कोई पैसा नहीं चुका पा रहा है, तो आप उसको कोर्ट ले जाके बैंक्रप्ट करवा सकते हो। जैसे इंडिया में इंदौर में सायाजी होटल है, इट्स अ लिस्टेड बिजनेस, बारबेक्यू नेशन का पेरेंट हाउस है, पेरेंट कंपनी है बारबेक्यू नेशन की, सायाजी ग्रुप, सायाजी हॉस्पिटैलिटी, है ना, साजिद धरानी करके थे, उनका ग्रुप था और ही इज डाइड लॉन्ग बैक 10-12 ईयर्स अगो। अभी अभी कल की बात है, उस पर बैंक्रप्सी फाइल कर दी एक पावर जनरेशन कंपनी ने, क्योंकि उसने कुछ 300-400 करोड़ का पावर सप्लाई करा है और वो बिल ही नहीं दे रहा है, सामने वाला पैसे ही नहीं दे रहा है। तो उसको कोर्ट ले गया कि भाई इसकी प्रॉपर्टी बेचो, मेरे को पैसा दिलाओ। कितना आसान हो गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना। रिकवरी बेटर हुई है, क्रेडिट कल्चर इंप्रूव है, लोग लोन लेके लोन वापस चुका रहे हैं। इनकम टैक्स और जीएसटी में जो सिंप्लीफिकेशन हुआ है, उसके कारण टैक्स कलेक्शन बेटर हुआ है। एक ओवरऑल बैंकिंग में रिस्क कम हुई है। ये सारे फैक्टर्स है ना, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करते हैं, इसलिए क्रेडिट रेटिंग बढ़ी है अपनी। बट एक चीज आप ध्यान रखना, है ना, सबने क्रेडिट रेटिंग चेंज नहीं करी है और क्रेडिट रेटिंग चेंज नहीं हुई है, उसी लेवल में है ना। सिर्फ ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी हुई है। मजा कब आएगा, जब हम ट्रिपल बी से ए वाली कैटेगरी में जाएंगे। मतलब ये जो हुआ है ना, वो है कि अभी अभी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, बट फ्यूचर में इकोनॉमिक कंडीशंस अगर खराब हो गई तो वापस नीचे लेके आऊंगा इसको मैं। और दूसरी बात, सिर्फ एसएनपी ने क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करी है, फिच इस पे अभी भी अग्री नहीं करता है। फिच ने बोलता है इंडिया की क्रेडिट रेटिंग हमारे हिसाब से ट्रिपल बी माइनस ही है, वी विल नॉट गोना अग्री ऑन दिस। और आपको एक बात बताऊं, इस समय जो इंडिया की क्रेडिट रेटिंग है ना ट्रिपल बी, वो ग्रीस, मेक्सिको, मॉरिशस और थाईलैंड जैसे देशों के बराबर है। तो सर आप ये बोल रहे हो कि क्या 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हमारी क्रेडिट रेटिंग क्या इनसे भी खराब थी? एब्सोल्युटली इनसे भी खराब थी। और अगर इंडिया को अब यहां से और जंप करना है ना, अपनी क्रेडिट रेटिंग में लेके जाना है, ठीक है, तो अभी अपने लिए बहुत लंबा रास्ता बचा हुआ है। क्यों रास्ता बचा हुआ है पता है? देखो, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ, रशिया का ऑयल क्राइसिस, ये सब है ना, टेम्पररी चीजें खत्म हो जाएंगी। गवर्नमेंट को क्या स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहां पर है ना, गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट की विलिंगनेस जो है ना अगले 3-4 साल की, उस पर डिपेंड करेगा पूरा मामला। मैं आई एम नॉट हियर फॉर एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल कमेंट और सटायर, बट क्या होता है ना, किसी भी देश की प्रगति उसके लीडर के हाथ में ही है। अब कितना
डेवलपमेंट होगा, ग्राउंड पे कितना होगा, लोगों को कितना मिलेगा, कि डेवलपमेंट खाली नेताओं का ही होगा कि आखिरी 3 साल है, खींच लो जितना खींचना है, चूस लो जितना चूसना है, जैसा कांग्रेस ने करा था। अब रिपीटेशन तो मुश्किल लग रहा है, वापस रिपीट हो जाए, है ना? 15 साल राज कर लिया अपने देश पे, अब नाउ पीपल वांट चेंज, इट्स वेरी ऑब्वियस, राइट? तो अगला अपग्रेड अगर करना है तो क्या लगेगा? एस&पी बोलता है देखो अपग्रेड पॉसिबल तो है, बट लग नहीं रहा है कि आप अपग्रेड कर पाओगे। एस&पी ने तो बोल दिया, खुला बोल दिया कि ट्रिपल बी बस यही है, ए में तो आना मुश्किल है अभी इंडिया का। फिच क्या बोलता है पता है? फिच बोलता है कि अगर तेरे को ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी में आना है ना, तो तेरे को तेरे मैक्रोस पे काम करना पड़ेगा। मेरे को जीडीपी में और सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, मेरे को प्राइवेट सेक्टर से भी फंडिंग चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की भी ग्रोथ चाहिए ना। तो अभी इस समय अगर मैं समरी में समेटूं तो क्रेडिट रेटिंग 3 लोगों के लिए मैटर करती है, कंपनीज, इंडिविजुअल्स और सोवरेन। इंडिया का जो क्रेडिट अपग्रेड है वो बहुत ही पॉजिटिव अपग्रेड है, क्योंकि इससे रिस्क कम हुई है, वैल्यूएशन में रिस्क फ्री रेट में यूज होता है, और रिस्क अगर कम हुई है तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस बड़े हैं। बट अगर अभी भी रास्ता बहुत लंबा है। मेरे को आप है ना एक काम करना प्लीज, अगर पॉसिबल हो तो मुझे बस कमेंट में लिख के बताना कि आपकी क्रेडिट रेटिंग की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इंप्रूव हुई है क्या, है ना? और आप क्या थोड़े इंटरेस्टेड और क्यूरियस हुए हो कि सर मैं क्रेडिट रेटिंग के बारे में और जानना चाहता हूँ और पढ़ना चाहता हूँ। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।